अर्जेंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उस खास मुद्दे की जिसमें बहुत ज्यादा राहत की, यो तो कहें तो उम्मीद कम होती है, लेकिन आखिरी जो बजट या इंटरिम बजट, लेखानुदान भी उसे कहते हैं, सरकार पेश कर रही है और उसके साथ ही कई ऐसी महत्वपूर्ण घोषणाओं की, जैसे मैंने कहा कि उम्मीद होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मानव स्वभाव है, हर जगह हर मौके पर कोई ना कुछ उम्मीद होती है कि सरकार कुछ नया अनाउंसमेंट करेगी। हम बात कर रहे हैं बजट की। वैसे तो हर सरकार को 5 बजट पेश करने के लिए अपने 5 साल के कार्यकाल में होते हैं, लेकिन लास्ट का जो बजट, अगर फाइनेंशियल ईयर के साथ में अगर एक कम समय होता है तो इंटरिम बजट पेश किया जाता है। इसी को लेकर के एक बहस भी छिड़ी हुई है कि यह अंतरिम बजट होगा या संपूर्ण बजट होगा। कायदे से विश्लेषकों का कहना है कि लेखानुदान 4 महीने के लिए पारित करा करके जुलाई में नया बजट नई सरकार जो भी बनेगी वो लेकर के आनी चाहिए। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा है कि पूरे बजट के रूप में एक खाका खींचा जाए और फिर उसकी तैयारी के साथ में कुछ अनाउंसमेंट्स किए जाएं। खैर, बहुत सारे लोगों को इसका एक भरोसा भी है कि सरकार कुछ नया लेकर के आएगी। लेकिन यहां एक सवाल उठता है कि पहले के जो बजट रहे जुलाई 2014 से और फरवरी 2018 तक के, उन बजट का क्या हाल है? कहां खोया, कहां पाया, किस तरह के रहे? क्या कुछ उम्मीदों का सैलाब जो था वो सैलाब में तब्दील हो पाया, नहीं हो पाया, सिमटता दिख रहा है? मोदी साहब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, एक राज्य के मुख्यमंत्री से यूनियन गवर्नमेंट तक का सफर, क्या कुछ नई चीजें आई? उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा नेता और पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट पंकज जोशी साहब हमारे साथ हैं, सीताराम जी अग्रवाल साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, व्यापारी हैं, फूलचंद जी किसान नेता हमारे साथ हैं, गोरेराज जी हमारे साथ हैं जो यूथ हैं और यूथ को लेकर के कई बार अच्छी चर्चाएं करते हैं, अजय अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, व्यापारी हैं। सभी का स्वागत है। मैं एक बार आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कुछ यूथ हैं जिन्होंने अपने कुछ बयान जन टीवी के साथ में शेयर किए हैं, मैं एक बार आपको सुनवाना चाहूंगा, उसके बाद हम लौटेंगे हमारे अतिथियों के साथ। देखिए, अब वो सोने की सड़क बनाने लग जाए मोदी जी, तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। लोग मानस बन चुका देश के अंदर कि वो किस रूप में जाना चाहते हैं और क्या फैसला करना चाहते हैं। लास्ट बजट में आप कैसी घोषणाएं कर दो, उसका असर नहीं पड़ता है। वो जानते हैं कि चुनाव को देख करके घोषणा हो रही है, तो जनता में उन बातों का असर नहीं पड़ता है। क्या वो कितनी घोषणा करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार जो केंद्रीय आम बजट आ रहा है, उस केंद्रीय आम बजट के अंतर्गत युवा पे विशेष रूप से फोकस होना चाहिए। आज का युवा सबसे ज्यादा समस्या है बेरोजगारी की, वो इधर उधर भटका है, तो सबसे ज्यादा नियुक्तियों पे ध्यान दिया जाना चाहिए। और उसके लिए आजकल जो भी वैकेंसी आती है, कहीं ना कहीं कोर्ट मामलों में इनमें फंस जाती है, जिससे क्या है 2-2, 3-3 साल का समय लग जाता है। तो केंद्र सरकार को एक ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए जिसमें एक जल्दी नियुक्ति का प्रावधान हो। और मुख्य रूप से जो युवा वर्ग है, उनके लिए जो भी घोषणाएं होती हैं, चाहे कोई भी भर्तियां होती हैं, तो उनको केवल घोषणाओं तक सीमित ना रखा जाए, उनको धरातल पे उतारा जाए। केंद्र का आम बजट आ रहा है तो हम यही उम्मीद लगा रहे हैं कि कोई भी आदमी किसी भी योजना के ऊपर केवल देखे नहीं, उसको जमीनी हकीकत के रूप में लागू करे और सबके लिए समान दृष्टि से योजनाएं लागू करें। तो चलिए, हमारे जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं उनसे एक बार हम चर्चा शुरू करते हैं। पंकज जी, इस बजट को लेकर बहस है कि अंतरिम बजट होगा, पूर्ण बजट होगा? नहीं, देखिए, सरकार ने बहुत क्लियर कर दिया, जब लोकसभा की बात की तो क्लियर कर दिया कि ये अंतरिम बजट होगा। और अंतरिम बजट को जो है एक जो भी चीजें होंगी, लेकिन वो जैसे पहले की रीति चलती आई है उसी रूप में पेश किया जाएगा। सीताराम जी, आपके पास आना चाहूंगा। बजट बेशक अंतरिम हो, लेकिन जिस तरह की एक प्रतिपक्ष ने कहा है कि पूर्ण बजट लेकर के आ रही है सरकार, जबकि अंतरिम बजट होना चाहिए, पहले परंपरा नहीं रही। अभी पंकज जोशी साहब कह रहे हैं, पीयूष गोयल इस बात को लेकर के क्लियर भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सियासत है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का बजट है, इस वजह से प्रतिपक्ष है वो हमला कर रहा है सरकार पे। देखिए, होना तो अंतरिम बजट चाहिए और हम आशा करते हैं कि अंतरिम बजट ही देने चाहिए, क्यों हर सरकार को 5 बजट देना ऑथराइज है, वो 5 बजट दे चुके हैं। लेकिन चूंकि बीच में चर्चा थी कि पूर्ण बजट देंगे और एक चुनावी बजट देंगे, एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो 3 राज्य हारे, उसके बाद में आप देखिए
डेली जीएसटी में राहत मिल रही है, डेली हर चीज में राहत मिल रही है। तो मेरे को ये लग रहा है कि ये जो बजट दिया जा रहा है इसके अंदर 101% ये चुनाव को जीतने के लिए या चुनाव के तरीके को अभी सीताराम जी अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि बौखलाहट है सरकार की, भयभीत है सरकार 3 राज्यों में सत्ता खोने से। क्या वास्तव में जनता के सामने किसी भी सरकार के लिए अवसर बनाने का केवल यही अवसर होता है कि बजट में आप अनाउंसमेंट कर दीजिए? देखिए योगेंद्र जी, आज स्थिति अलग तरह की बनी हुई है। जब जिस प्रकार का किसान युवा को हर कोई वोट चाहता है, कांग्रेस भी चाहती है और बीजेपी भी चाहती है, दोनों ही दल चाहते हैं कि किसी प्रकार से हमारे वोट खरे रहे। अब उन्होंने कहा कि देखिए राहुल गांधी जी ने जो घोषणा पहले कर दी कि न्यूनतम आय देंगे, किसानों का कर्जा माफ करना चाहेंगे, ये सारी घोषणाएं जब करने के बाद केंद्र के पास रहता है क्या है? केंद्र के पास भी रहता है कि वो भी राजनीतिक पार्टी है, उसको भी चुनाव लड़ना है। 42 दलों के साथ चुनाव में वो भी उतरी हुई है करीब। तो ये कांग्रेस और बाकी गठबंधन भी चाहता है। अब क्योंकि कांग्रेस ये सरकार का अंतिम बजट है तो निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत सारी घोषणाएं होंगी, आयकर भी छूट दी जाएगी, युवाओं को कुछ छूट दी जा सकती है, 10% आरक्षण वाला जो मुद्दा है उसका लाभ कैसे मिले, उच्च शिक्षा में 3 लाख सीटों को बढ़ाए जाने की बात हो रही है। तो उसके लिए उच्च शिक्षा में जितना बजट इस बार एलोकेट होगा, शायद हो सकता हो कि किसी में नहीं हो पा रहा हो। तो यहां बड़ी बात एक ये निकल करके आ रही है कि हमेशा सरकारें जनता को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा एक्सरसाइज ये होती है कि मुझे बदले में क्या मिलेगा, क्या मेरी जो पॉलिसी में जो अनाउंस कर रहा हूं उसके माध्यम से हमारा वोट बैंक जो है वो सिक्योर हो पाएगा कि नहीं। अजय अग्रवाल जी हमारे साथ में। अजय जी, जो बजट है आपका बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस है, लंबा एक्सपीरियंस है, बजट को आप किस तरह से देखते हैं? हमेशा राजनीतिक दल अपना फायदा तलाशते हैं कि आम जनता का ज्यादा नजर आता है? देखिए, होना तो ये चाहिए कि आम जनता के लिए और पूरे देश के लिए जो कहते हैं सर्वकालीन होना चाहिए, वो बजट होना चाहिए। पर होता हमेशा कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो वोट पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। पर इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार इस सरकार का बजट जो होगा कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय को ध्यान में रखते हुए, आम जनता को ध्यान में रखते हुए ये बजट उसके ऊपर कहीं ना कहीं निर्धारित होगा। और वो भी कहीं ना कहीं वोट पॉलिटिक्स से ही है, चाहे वो कांग्रेस से होके हो, चाहे बीजेपी की जो उन्होंने देखा है कि मध्यम वर्ग ने उनको नकारा है, कहीं ना कहीं उनको कम किया है उस जगह के ऊपर, उसको प्रेरित करते हुए ये जो बजट आने वाला बजट है मध्यम वर्ग को कहीं ना कहीं इंगित करता हुआ ये बजट आएगा। चलिए, पिछले बजट में कुछ राहत सरकार ने जरूर दी थी, टैक्स रिलैक्सेशन की बात करें या फिर कहीं कुछ मद ऐसे जिसमें रिबेट दी गई थी, लेकिन मध्यम वर्ग को 2 बजट शुरुआती दौर के देखें, जुलाई 2014 और जो दूसरा 15 में जो बजट आया उसमें अरुण जेटली साहब ने लगातार यही बात कही कि मध्यम वर्ग अपना ध्यान खुद रखेगा। गोरेराज जी, आपके पास आना चाहूंगा, यूथ को कितना भरोसा है पहले के जो बजट रहे हैं उनको देखते हुए इंटरिम बजट से? नहीं, यूथ को बहुत उम्मीद है कि उनको होना चाहिए। अभी जैसे आपने बता रखे थे कि पहले छूट दिया था कुछ, अभी यूथ को छूट की जरूरत नहीं है। अभी यूथ को रोजगार की, सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है और उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए इस बजट में क्या होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितने लोग एजुकेशन लेके आगे जा रहे हैं उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है। अभी भी कुछ डेटा आ रहे हैं कि 46 ईयर में अब सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस वर्ष रही है, लास्ट ईयर के कुछ डेटा हैं। तो यूथ को रिक्वायरमेंट, जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, भले ही मीडिया या कहीं पे भी चल रहा होगा कि ये टैक्स में रिबेट मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल चीज में टैक्स में रिबेट मिले नहीं मिले, रोजगार में मतलब उनके अवसर पैदा होने चाहिए। और उसके लिए सबसे ज्यादा जो युवा है
उसके लिए कंसर्न है, उसके लिए काफी चिंतित है, उसके फैमिली मेंबर चिंतित है कि मेरे यहाँ का जो युवा पढ़ रहा है उसको क्या रोजगार मिलेंगे और रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो कैसे होंगे, क्या जो सरकारी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो पद रिक्त पड़े हैं क्या उसको भर के किया जाएगा या क्या किया जाएगा, या कोई मुद्रा लोन के तहत कुछ करके कुछ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इन सभी चीजों को देखना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रोजगार है। भले ही टैक्स में कोई कमी नहीं हो चलेगा, लेकिन रोजगार हो, रोजगार होगा तो टैक्स 2 रुपए ज्यादा भी दे देगा वो। अभी सबसे महत्वपूर्ण जो युवा की है उन्हें रोजगार के अवसर मिले, वो गवर्नमेंट जॉब से मिले या मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ दे के वहां पे रोजगार के अवसर पैदा किए जाए, कैसे किए जाए उसका कोई भी कहीं पे भी चर्चा मैं देख नहीं रहा हूं। सब लोग यही कह रहे हैं, लास्ट ईयर भी कह रहे थे कि जो बकेट है उसमें कुछ डिस्काउंट दे देंगे, वो बकेट पिछले साल उन्होंने जो टैक्स में देना था वो उन्होंने नहीं दिया, इस बार दे सकते हैं क्योंकि चुनाव है और वो दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उससे कुछ होने वाला है। अभी सबसे बड़ी चिंता जो है, जो कि सर्विस सेक्टर भी काफी स्ट्रगल कर रहा है, जिस तरीके से जो अभी जो लोग कार्यरत हैं उनके भी जॉब में समस्या आने की संभावना चल रही है, जिस तरह से एनपीए और इस सबों का मामला चल रहा है, चाहे वो आईएलएनएफएस का मामला हो, कैसे लोग छटनी लोग कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो और नए को तो पैदा करना ही है रोजगार के, ऊपर से जो एग्जिस्टिंग है उसको भी सस्टेन करना है, तो ये बहुत चुनौती है और उसके लिए लोग देख रहा है। वो युवा जो है उसके ऊपर काफी उसको ध्यान लगाए हुए है कि क्या इसके लिए कुछ है, लेकिन मैं बड़ा चिंतित हूं कि कहीं पे भी इस विषय में चर्चा होता मैंने नहीं देख रहा हूं। 5 लाख है उसको 8 लाख कर देंगे, 3 लाख है उसको 2 लाख कर देंगे, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोजगार है, मैं ये कहना चाहता हूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। हमेशा होता यही है कि हम 2 तरह की राहत हमें रिलीफ जो मिलते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म को लेकर के हर व्यक्ति कहता है कि वेल डन, बहुत अच्छा किया सरकार ने, एटलीस्ट हमारी किचन में हमें राहत दी है, टैक्स में मुझे रिबेट दी है। लेकिन गोरेराज जो बात इंगित कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म के बारे में हमें सोचना चाहिए कि अगर आज कहीं निवेश होता है, उसके अगर हर्डल्स उसमें कहीं है तो उसे दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए, ऐसे रूल्स बनाए जाने चाहिए ताकि एक एम्प्लॉयर खड़े हो सके और एम्प्लॉयमेंट हो सके, जो दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है कि इसकी एक बड़ी आवश्यकता है। विदुषी हमारे साथ में है। विदुषी, किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं? अभी बजट आ रहा है और पहले के बजट को थोड़ा सा अगर हम डिफाइन करें, उसे एनालिसिस करें तो। सर देखिए, अभी मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रही हूँ और आने वाले साल में मैं जॉब के लिए सीख करूंगी। तो जो सर ने बात बोली कि हमें जॉब्स की जरूरत है, आप देखिए मतलब मैंने कई रिपोर्ट्स भी पढ़ी हैं, हमारे ऐसे बोला जा रहा है, कुछ वर्ल्ड वाइड मैगजीन्स हैं वो बोल रहे हैं कि 77% जो वर्कफोर्स हर साल ऐड होती है, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट 2019 में एक्सपेक्टेड है। तो हम तो यही चाहेंगे कि सर हमारे लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हो। अगर हम अभी लोन लेके भी हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हम लोन ही नहीं चुका पाएंगे तो फिर जॉब्स ही नहीं होंगे, हम कैसे लोन्स रीपे कर पाएंगे? हमारे लिए वो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। चलिए, भविष्य की चिंता रोजगार के हर व्यक्ति के सामने ये एक बड़ा संकट है कि रोजगार का क्या होगा, राहत मिले ना मिले, क्योंकि अगर आपके पांव इतने मजबूत होंगे कि आप मंजिल चढ़ सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि दूरी कितनी भी तय करनी पड़े, लेकिन पांव आपके मजबूत हों। पॉकेट अगर आपकी मजबूत होगी तो टैक्स चुकाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, फूलचंद जी के पास जाना चाहूंगा। फूलचंद जी, किसानी उसकी चर्चा हम अक्सर सुनते हैं, चाहे मैनिफेस्टो चाहे बजट हो, अभी कितना भरोसा कर रहे हैं? तो किसान हमेशा भरोसे पे ही जिंदा रहता है। आज बीज गिरने के बाद 6 महीने बाद उसको प्राप्त करने का उसके पास भरोसा ही होता है। प्रकृति साथ देती है तो वो बीज को चौगुना कर पाता है। अगर उसका भरोसा भगवान तोड़ता है, सरकारों ने 4 साल में तोड़ा ही तोड़ा है। अगर अब भी किसान इनसे भरोसा करता है, जो पाप इन्होंने 5 साल में किए उनको धोने का मौका है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाली थी, अगर उसको संपूर्ण लागू करते हैं और खरीद की गारंटी संपूर्ण करते हैं और मेरे किसान को कर्ज मुक्त करते हैं, तो इससे बढ़िया गवर्नमेंट मैं किसी की नहीं मानता। पर भरोसा ही कर पा रहा हूं, अभी तक उम्मीद मेरी बाकी है कल पे। अंतरिम बजट है, देखिए वैसे तो बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी राहत के छींटे दिए जा सकते हैं, बड़े कुछ अनाउंसमेंट्स किए जा सकते हैं। और क्यों सरकार के पास में अभी वक्त है, कुछ ऐसी घोषणाओं को इंप्लीमेंट करने के लिए उसे ऑर्डर भी और सर्कुलर भी जारी कर सकती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर से आपको ये चीज इनके लिए मुकर्रर की जाती है और इन्हें इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो एक आपका जो भरोसा है वो बनाए रखने के लिए सरकार के पास अभी अवसर है। हाँ, अभी तो अवसर है, कल का दिन है। अगर ये चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और
किसान का दिल जीत सकते हैं। ये सबसे भोली कौम है और ईमानदार कौम है। ये एक जगह नहीं खेत में काम करती है और फौज में काम करती है, दो जगह राष्ट्र को काम देती है, बिना किसी लाभ के काम देती है, नुकसान उठा के काम दे रही है। अगर फिर भी ये सरकार में बैठे हुए लोग इसके साथ न्याय करते हैं तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं। पहले एक बार फिर पंकज जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। अभी कुछ साथी सवाल खड़ा कर रहे हैं और ये किसी पार्टी से जुड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि रोजगार होना एक बड़ी चुनौती है। 2019 के लिए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पूरी दुनिया के सामने चुनौती है। हिंदुस्तान भी उससे नहीं बच सकता, क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों में पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है, चाइना से भी ज्यादा चुनौती हमारे लिए है। अवसर घट रहे हैं, तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या स्थिति करेंगे, क्योंकि टैक्स और ये सब चीजें तो शॉर्ट टर्म रिलीफ की बातें। देखिए रविंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ओरिजिनल जो बात कही उस चीज के लिए मैं पूछना चाहूंगा कि आप देखिए 2004 से लेकर के 2014 तक के बजट के अंदर पूंजीगत एक्सपेंडिचर कब किए गए? क्योंकि जब तक आप पूंजीगत एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तब तक आप जो है ये बात करेंगे कि लगातार जो है कि आप रोजगार के अवसर जो है आप जो है सरकारी धन से देते जाइए। आप उस कर्ज से कब तक आप जो है सरकार चलाते रहेंगे? 2014-15 का यदि आप बजट देखेंगे तो ज्यादातर जो है पूंजीगत एक्सपेंडिचर किए गए, ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को जो है बढ़ावा दिया गया और लगातार आप ये देखिए कि होवित्जर तोप से लेकर के लगातार हम जो चीजों को बढ़ावा करते जा रहे हैं उनका कहीं ना कहीं परसेंटेज जो है हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो मैन्युफैक्चरिंग आएगा, जब तक आप अपने आप में सुदृढ़ नहीं होंगे तब तक आप कैसे हो? आज स्वावलंबी बनने की पोजीशन पर हम यदि आप अन्न की बात करते हैं तो आज हालत यह है कि खाली रोजगार बेसिकली आप किसे के मानते हैं कि खाली उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करने के बाद एग्रीकल्चर रोजगार नहीं है। आज एग्रीकल्चर साइड भी जो है लगातार नए नए इनोवेशन किए जा रहे हैं, लगातार नई चीजें होकर के आ रही हैं। और आप खुद देखिए कि जहां पर जो है हम जो है बाहर से जो आपने खुद ने देखा 200 रुपए किलो तक की दाल आपने देखिए आज से करीबन जो है 8 साल 7 साल पहले, लेकिन इस बार मुझे लगा बता दीजिए कोई दाल जो है आपको 100 रुपए के ऊपर गई होगा? मैं कहा 100 भी नहीं गई, आप 80-85 के ऊपर नहीं गई। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमारा जो किसानों से भंडारण था, किसानों से जो चीज थी, जो 8 से 12 लाख मैट्रिक टन का भंडारण हम यदि करते थे, आज हमने 90 लाख ऊपर से भंडारण हम लोगों ने किया है। आज लगातार हम किसी देश के पीछे नहीं लगे कि आप जो है हम लोगों को देंगे तो हम जो है इन चीजों को कम करेंगे। आज हम खुद स्वावलंबी से कि हम किसी भी चीज में जो आम आदमी की, जो गरीब आदमी की जो आवश्यकता थी उनको पूरा करने के लिए सक्षम रहे हैं। और जो रिफॉर्म्स थे, बड़े बड़े रिफॉर्म जो लगातार हम बनते आए, इन रिफॉर्मों के कारण हम लटकते आए, लगातार हम कंपीट नहीं कर पा रहे थे। आज उन रिफॉर्म का आप एक सोच के चलिए कि आप कोई भी बड़ी चीज लगाते हैं तो 2-5 साल आप लोगों को लगातार उसमें जो है संकट के महसूस करना पड़ता है। आपने खुद ने देखा कि हमने रिफॉर्म्स किए, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स भी लेकर के आए। जैसे ही जीएसटी आया तो आप देखिए कि जिस तरीके से विपक्ष का प्रहार था, एक बहुत बड़ा प्रहार था कि हम लोगों को खत्म कर दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज वो जीएसटी कहां है? आज पूरे विश्व के अंदर मिला लीजिए जिस जीएसटी के हालत जो है बने सबसे यदि इजी हालत बनकर के आए, तो आज जीएसटी के कलेक्शन के साथ साथ हम छूट बढ़ाने के साथ साथ लगातार हम जीएसटी कलेक्शन बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने के साथ साथ जो है लोग उस पर आ रहे हैं। जी, क्योंकि हमारे साथ में इस वक्त 2 लोग बैठे हुए हैं जो सीधा जीएसटी से संपर्क करते हैं। अजय अग्रवाल जी हमारे साथ, यो तो देखिए सीताराम जी भी हैं, व्यापारी हैं, सीधे जीएसटी से उनका ताल्लुक है, लेकिन ये मैं फिलहाल इनके पास नहीं जाना चाहूंगा। नोटबंदी और जीएसटी 2 बड़े मुद्दे, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के लिए बीजेपी सरकार इसे बुलाने की कोशिश करेगी, लेकिन हकीकत क्या है इसकी, मैं एक बार अजय जी के पास में और विदुषी के पास जाना चाहूंगा। अजय जी, नोटबंदी और जीएसटी दोनों का जिक्र लगातार सरकार कर रही है, क्या पोजीशन है? देखिए 2016 की नोटबंदी जो एक कदम था, उस कदम के बाद में संपूर्ण भारत के अंदर व्यापार जगत और जो इकोनॉमी का सेक्टर कहते हैं बिल्कुल एकदम से धराशायी हो गया था। और देखा जाए तो आज तक के भी, अभी तक के भी सेंटिमेंट्स उससे उभर नहीं पाए हैं। जीएसटी का जो इम्प्लीमेशन, जीएसटी एक अच्छी परंपरा है, पर जिसका जो इम्प्लीमेशन किया गया था वो बहुत गलत तरीके से किया गया था और काफी मतलब कह सकता कि सख्त विरोधों के बाद में हर तरह से, चाहे पब्लिक का विरोध हो, चाहे व्यापारियों का विरोध हो, चाहे कैसे भी, चाहे वोट पॉलिटिक्स हो, उसके बाद में इसमें परिवर्तन करने चालू किए गए, पर अभी भी परिवर्तन के लिए बहुत दरकार है। जीएसटी अभी भी सरलीकरण नहीं किया गया। आज अगर देखा जाए तो पूरे जयपुर हिंदुस्तान के अंदर कहें, राजस्थान में कहें, व्यापार के या दूसरे भी इकोनॉमी सेक्टर के सेंटिमेंट्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। सबसे पहले ये सेंटिमेंट्स जगाना बहुत जरूरी है। आज जब से रोजगार की बात करें, रोजगार का सृजन जब होएगा जब अपने व्यापार जगत चलेगा। उन सब के लिए जो भी चीज सरकार को करनी चाहिए वो प्रयत्न अभी अधूरे हैं, आधे अधूरे हैं। कहीं पे भी उसके अंदर सरकार की मंशा बोलने में तो बहुत जारी होती है, पर कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं भी जाहिर नहीं होती है। नोटबंदी एक ऐसा कदम था जिससे हिंदुस्तान को मैं कह सकता हूँ कई सालों तक हम लोगों को इसका झेलना पड़ेगा और उससे कोई इकोनॉमी को या कहेंगे जो उसके उन लोगों ने पॉइंट्स बताए थे वो पॉइंट्स कहीं पे भी पूरे नहीं हुए। बजाय उसके पूरे होने के हिंदुस्तान के अंदर जो अपनी एक इकोनॉमी या बचत वगैरह कहते थे वो सारी चीजें खत्म हुई है। तो
तो हमारे को अभी बहुत जरूरत है कि हम इसके ऊपर इम्प्लीमेशन करें। जीएसटी का सरलीकरण अभी और जरूरी है। जीएसटी के जो रेट्स वगैरह हैं अभी भी काफी हद तक कुछ हद तक ज्यादा हैं, और देशों की तुलना के अंदर कहें, हम हमारे देश की तुलना में कहें, कृषि उत्पादों के ऊपर कहें, जो आम आदमी की चीजों के लिए कह सकते हैं, उन सब चीजों पे बहुत ज्यादा है। साथ साथ इसके अंदर अभी भी इतना ज्यादा इसके अंदर सरलीकरण नहीं हुआ है। जो सरलीकरण हुए आम आदमी को या छोटे व्यापारियों को, असंगठित क्षेत्र जो कहते हैं कि छोटे खुदरा व्यापारी हैं, वो तकरीबन खत्म से हो चुके हैं। और वो खत्म होने से जो रोजगार की बात चल रही है, स्वरोजगार भी खत्म हो रहा है। उनके अंदर जो 4-4, 5-5, 6-6 लोगों को रोजगार मिलता था, वो रोजगार भी खत्म हो गया। तो ये सब चीजों के ऊपर वही बहुत ज्यादा प्रयत्न करना जरूरी है। सरकार इसमें जितना जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा कर सके, उसके हमारे को बहुत सख्त जरूरत है। तो चलिए, बजट की बहस इस तरह की बहस है कि कोई आखिरी बहस नहीं है। सामने चुनाव आ रहा है और चुनाव से ठीक पहले बजट आ रहा है, लिहाजा अब तक के जो कदम सरकार ने उठाए उन पे बहस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पंकज जोशी साहब हो, चाहे पीयूष गोयल जी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, बात वही कहते हैं कि हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर के जब चर्चा आती है कि हमने एक बड़ा कदम उठाया और देश को बचाने के लिए, अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ये कदम उठाने बहुत जरूरी थे। चलिए विदुषी, आपके पास आना चाहूंगा। जीएसटी का जिक्र किया जाता है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, किस तरह की अभी कहीं दिक्कत है कि वास्तव में कहा जाता है कि जीएसटी बहुत ही सरलीकरण उसका कर दिया गया, कहीं है ऐसा? सर मुझे तो नहीं लगता कि इजी हुआ है। जो आम आदमी है, अभी हमारे पास भी क्लाइंट्स हैं, हम करते हैं काफी लोगों की जीएसटी रिटर्न्स। आप देखिए हर महीने में कम से कम भी तो 2 रिटर्न्स तो जाती है, एक जीएसटीआर 3 भी जाती है और जीएसटीआर 1 जा ही रही है। तो कई लोगों की मतलब आप देखिए रोज इतने चेंजेस आते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं। कोई भी बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहे हैं, उनको लॉ की टेक्निकलिटीज उनको नहीं पता, वो हमारे पास आते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। वो तो पेपर में पढ़ते हैं कि कुछ चेंजेस हुए हैं जीएसटी में, फिर वो आएंगे, वो ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं हुए या उनको इफेक्ट भी नहीं कर रहे हो, पर वो परेशानी से हो जाते हैं क्योंकि उनको तो लगता है कि डर, हमको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, हम कैसे टैक्स भरेंगे। सर ई वे बिल जैसी चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो सर रिफॉर्म्स तो अच्छे हैं, पर ये कहना सही नहीं होगा कि आम आदमी उसके अकॉर्डिंग समझ पा रहा है सारी चीजें, क्योंकि अभी भी उनको हमारी जरूरत तो पड़ती ही है। पोर्टल बहुत इजी हो गया है, मैं अग्री करूंगी इस चीज से कि पोर्टल इजी है, पर फिर भी रिटर्न्स हम ही भरते हैं और इतना प्रेशर रहता है उनपे कि बार बार डेटा देना और बार बार रिटर्न्स भरना। वो इसी से परेशान हो गए हैं कि हर महीने इतनी रिटर्न्स भरनी पड़ती है, फिर एनुअल रिटर्न भरनी पड़ती है, परचेजेस की, सेल्स की, इनवॉइस वाइज डिटेल्स। तो डिटेल तो बहुत अच्छी ली जा रही है, पर उसके चक्कर में जो आम आदमी है वो परेशान ज्यादा हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलते टेक्निकलिटीज जो है वो डिफिकल्टीज होती जा रही है, यही बड़ा चिंता का विषय है। बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए एक एटमॉस्फेयर जिस तरह का बनाया जाना चाहिए था, मुझे लगता है चर्चा में ये बात निकल करके आ रही है कि उसका अभाव रहा। सीताराम जी के पास जाना चाहूंगा। सीताराम जी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात पंकज जी ने कही और बजट में कहीं न कहीं दिखती है। वो काला धन लेकर के आने की बात तो जिसका पिछले बजट में जिक्र किया गया, पिछले से पिछले बजट में 2017 में जो बजट आया उसमें कहा गया था कि हम एक इस तरह का 7 साल के कारावास की सजा, अगर विदेश में कहीं किसी के पास में पैसा है तो उसके लिए रूल्स भी बना दिए गए कि ब्लैक मनी को सिस्टम से आउट करना होगा। दूसरे कुछ भी, अभी जैसे जीएसटी की बात कर रहे हैं, जीएसटी का भी जिक्र बजट के उसमें था। बजट के बाद उसमें कुछ सरलीकरण भी किया गया और उसके अलावा थोड़ा सा उसे और लिबरल बना दिया गया है। कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म से आप सीधे भी जुड़े हुए हैं, ये माना जा सकता है कि हाँ सरकार ने कुछ कदम जो उठाए, आज नहीं तो कल उसका बेनिफिट मिलेगा। मैं तो एक बात जानता हूं, इसको आप पॉलिटिकली नहीं लेकर के और इसको इस वे में लें कि प्रैक्टिकल हम सोच रहे हैं। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बताया, जीएसटी और नोटबंदी, ये 5 साल में सरकार के 2 काले कानून, व्यापार के लिए और उद्योग के लिए इन्होंने चौपट कर दिया, जो आज तक ठीक नहीं हो पाया। इसको पॉलिटिकली नहीं ले में, इसको सीरियसली ले में। और इनके 2 फैसले ऐसे आए जिन्होंने भारत को कहां ले जाके छोड़ दिया। रही सवाल अनएम्प्लॉयमेंट, 2 करोड़ आदमियों को नौकरी देने का वादा इन्होंने किया था। ये तो ये खुद ही बताएं कि भाई कितने आदमियों को नौकरी दी इन्होंने। हम जॉब क्रिएटर बन रहे हैं, हम जॉब देने वाले बनेंगे, कितने आदमी जॉब देने वाले बच गए। मैं तो ये कहता हूं कि जो इंडस्ट्रीज एमएसएमई, जो जिसमें 5 से 15 आदमी काम करते थे, वो सारी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। एमएसएमई को 1.5 करोड़ रुपए तक की एक्साइज के अंदर छूट थी, वो 20 लाख की इन्होंने, अभी उसको 40 लाख कर दी। लास्ट हम ये डिमांड कर रहे थे कि भाई 1.5 करोड़ से इसको 5 करोड़ करें, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया
और आप उसको अभी भी 1.5 करोड़ पे रख करके उसको 20 लाख पे ले आए। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम 5 साल के अंदर, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, किसान, यूथ और व्यापारी अपने आप को ठगा हुआ फील कर रहा है। बातें करने के अंदर इनसे बढ़िया कोई नहीं है। हकीकत के अंदर आप, रही सवाल करप्शन की बात कर रहे थे, आपके सही राम मीणा जैसे कई निकल रहे हैं, कहां गई इनकी करप्शन की बातें? जीरो टॉलरेंस की बातें कहां गई इनकी? कोई जवाब देने वाला है? 3 साल के अंदर 2016 के बाद में कभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि साहब नोटबंदी का क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? क्या कभी देश के सामने ये रखा है कि नोटबंदी के अंदर कितना काला धन आया? क्या कभी देश के सामने इन्होंने कहा है कि जो हमने कानून बनाए उसमें व्यापारियों को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कभी व्यापारी का दर्द पूछा है? कभी किसान का दर्द पूछा है? फसल बीमा देने से किसान को फायदा नहीं होता। इन्होंने समर्थन मूल्य डबल कर दिया। मैं एक बात बताता हूं, मेरे बगल में किसान भाई बैठे हुए हैं, आप मीडिया वाले बैठे हुए हैं, किसी ने उस समर्थन मूल्य के ऊपर माल खरीदा? और क्या माल खरीदा तो उसकी प्रक्रिया क्या है? मंडी के अंदर मेरे साथ चलिए। अगर इन्होंने जो प्रक्रिया बना रखी है, मैं कहता हूं मेरे बगल में बैठे आप इनसे पूछिए, उस प्रक्रिया में कोई गुजर नहीं सकता। और आज भी मार्केट के अंदर जो किसान की फसल बिक रही है वो उसी रेट में बिक रही है जिस रेट में बिकती आती है। तो आप एक बात बताइए, क्या बजट लाना चाहते हैं? अब ये 3 स्टेटों में गए, 282 का आंकड़ा था इनका जब ये आए। चलिए, उसका बजट पे कुछ असर होगा? किसका? 3 राज्यों के चुनाव बजट क्यों? मतलब 3 राज्यों के चुनाव से घबरा करके ये बजट दिया जा रहा है, नहीं लेखानुदान दिया जाता। और इसके अंदर हो सकता है कुछ रिलीफ दें, लेकिन मैं ये भी आपको बताता हूं कि जितनी भी रिलीफ दे दें, अब ये दोबारा रिपीट होने वाले नहीं है। चलिए, तो कांग्रेस को लगता है कि बजट सिर्फ इस वजह से दिया जा रहा है कि आगामी चुनाव में बीजेपी लोगों का विश्वास जीत सके, विश्वास जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे, इस ध्येय के साथ ही बजट आ रहा है। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर हमारे जो अतिथि हैं उनके विचार जानेंगे बजट को लेकर, पिछले बजट को लेकर के, एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बजट, मोदी सरकार के बजट। पिछले बजट क्या हासिल हुआ, जनता संतुष्ट है कि नहीं है, कुछ उम्मीदें और हैं, उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ गोरेराज जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। पिछले बजट जो रहे, एफडीआई के रास्ते खोले गए, बीमा और डिफेंस दोनों में 49% उससे किया गया। और क्योंकि डिफेंस हमारा एक मेजर एक्टिविटी है और हमारी सिक्योरिटी जो है उन्हीं के हाथों में, तभी हम चैन की नींद सो सकते हैं। कई मुल्कों ने इसको बढ़ाया। मेक इन इंडिया एफडीआई के रास्ते के, हमारे यहां से राफेल का भी जो मामला चला वो भी कहीं उसमें यही दिया जा रहा है कि मेक इन इंडिया, इतना हम सब कुछ उसमें कर चुके हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म सोच रही है मोदी सरकार, खासकर एफडीआई को लेकर के। तो क्योंकि एफडीआई लेकर के आए पहले ही बजट में, उसके बाद कुछ लग रहा है कि अभी हाँ वास्तव में निवेश हो रहा है, निवेश बढ़ रहा है। क्योंकि 2 चीजों से पता लगता है किसी देश के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की क्या पोजीशन है, हर्डल्स तो नहीं है, मुझे व्यापार का अवसर मिल रहा है, एक आपका एक्सपोर्ट कैसा है और दूसरा निवेश कितना हो रहा है। देखिए, ये जो आपने बहुत अच्छा एफडीआई, मेरे भी अभी नहीं था, आपने बताया कि एफडीआई किए थे और इस एफडीआई के ऊपर बड़े बड़े ब्लॉग और बड़े बड़े आर्टिकल छपे थे और विज्ञापन आए थे। ठीक है, इस एफडीआई का वही नतीजा हुआ जो यूपीए के सरकार में न्यूक्लियर डील के लिए बताया गया था कि न्यूक्लियर डील आएगा, इतना संयंत्र लगेंगे और इतने लोगों पर बिजली पैदा होंगे। उस न्यूक्लियर डील के आप रिजल्ट आप देख लीजिए, वही इस एफडीआई का हुआ। एफडीआई में 1 रुपए आए हो तो बता दीजिए। इंश्योरेंस की आपने बात करी, इंश्योरेंस की देख लीजिए कितने दफ्तर जयपुर में बंद हो गए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, आप इंश्योरेंस के कितने ऑफिस इस जयपुर में बंद हो गए और इस ऑफिस के आसपास में ज्यादा दूर आप नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने आसपास के ही 2 किलोमीटर के एरिया में कितने ऑफिस बंद हुए हैं पिछले 5 साल में, आप इसका देख लीजिए, उस एफडीआई का नतीजा निकल जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, जो मैंने पहली चीज मैंने बताई
सर ने भी वो कहा कि मैन्युफैक्चरिंग की बात की। मैंने आपके लास्ट बजट में भी मैं आया था और मैंने यही कहा था कि कोई भी डेवलप्ड कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट में होता है। इंडिया का कहां है? पिछले 5 साल में आधे % भी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बढ़ी क्या? बड़ी हो तो बता दीजिए किस सेक्टर। इन 5-7 सालों में लिटिगेशन की वजह से इतने, आप एनपीए का रिपोर्ट देख रहे हो, कंपनी करप्ट हो रही है, उसके पीछे आप स्टडी कीजिए तो पाएंगे 50-60% के पीछे वो लिटिगेशन में फंस गए, इस वजह से डिफॉल्ट हो गए वो। ठीक है, चाहे वो रियलिटी सेक्टर हो, रियलिटी सेक्टर में क्यों कंपनियां फेल हुई? वो ओवर बजट, बहुत दिन से वो लोग काम कर रहे थे ओवर बजट हो, लेकिन क्या हुआ कि जब ये इनका जो गुब्बारा फूटा तो फिर वो उनकी सेल होना बंद हो गया तो वो लोन की रीपेमेंट करने लगे और वही आज एनपीए में आ रहे हैं। जिन कंपनी, जितने बड़े बड़े एनपीए हैं उनके पीछे आप जाके खंगालेंगे तो यही सब स्टोरी आपको मिलेगी, जिसके ऊपर किसी भी बजट में और क्या कोई बात नहीं की जा रही है। मैंने आपको क्या बोला कि जो एग्जिस्टिंग जॉब में है वो भी जॉब को लेकर बड़ा कंसर्न है। दूसरी चीज की जॉब को कैसे क्रिएट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको सरकारी नौकरी दी जा सकती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए क्या किया गया इसके ऊपर कोई भी बात नहीं है। कुछ भी आप डॉक्यूमेंट खोजेंगे पढ़ने के लिए, आपने कहा कि बजट पे आना, मैंने डॉक्यूमेंट खोजा, बहुत कुछ डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहा है, बस वही ललित निबंधीय चल रहा है कि 2 लाख रुपए का छूट दे देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये कल्पनाओं पे चलता रहेगा और इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। ये उसी प्रकार से, इसलिए किसी भी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण काम जो गवर्नमेंट की एक्चुअल जॉब है उसको फुलफिल कर दीजिए। दूसरी चीज क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग कर दीजिए। हमारी इंडस्ट्रीज क्या हो रही है, जैसे बताया छोटे छोटे दुकान बंद हो रहे हैं, छोटे दुकान बंद हो रहे हैं तो वो इंप्लॉय पे सीधे इफेक्ट जा रहा है। जो एंटरप्रेन्योर है वो जाके जॉब कर रहा है। हम पूरी की तरह कॉल सेंटर इंडिया बना हुआ है, यहां पे दूसरे जगह से माल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, हम उसको बेच रहे हैं और बेचने का मार्जिन डे बाय डे कम हो जाता रहा है। ये बैठे हुए बिजनेसमैन, ये जब इन्होंने 25 साल पहले व्यापार शुरू किया होगा तो उनके कितने % मार्जिन का होता था और आज मार्जिन का % क्या बचा है आप निकालिए। मेरे फादर भी बिजनेसमैन है इसलिए मैं जानता हूं पहले कितने % पे होता, 1% पे काम करता है और 10% माल उसका बेचारे का फंस गया तो वो बेचारे वो 1% कमाया है वो लॉस में चला जाता है। ये हकीकत है, आप व्यापारी से बात कीजिए। तो मैं बोल रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। आपको ध्यान होगा कि इसके लिए कई लेवल की रिफॉर्म की जरूरत है जो इन्होंने कहा। मैं आपको बता दूं, कोई सरकारी दफ्तर में आज के डेट में फंस जाता हो तो समझता हो उसका तो बेड़ा घर की है। एक त्रिभुवन सिंह जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो सीजेआई रहते हुए, उन्होंने कहा था जजों की नियुक्ति को लेकर कि आप विदेशों में जाते हैं और बुलाते हैं, वो कैसे लोग आएगा, उनको पता है कि ये कंपनी में कोई लिटिगेशन कोर्ट में लगा दिया तो 25 साल तक निपटेगा ही नहीं, तो एफडीआई आएगी कहां से भाई, आपके यहां पे एफडीआई आएगी। तो उसके लिए एक माहौल बनाना है कि कोई मुकदमा खड़ा हो गया उस कंपनी के, कोई लिटिगेशन लग गए तो उसको टाइम फ्रेम में रिजॉल्व करें, ठीक है, उसको समाधान करें। एकल विंडो की हम बात करते हैं लेकिन एकल विंडो है नहीं, हर्डल विंडो है। हाँ, हर्डल विंडो है, आपने सही नाम दिया है, हर्डल विंडो है। तो मैं बोलता हूं बहुत जगहों पे काम करना है और इस पे बातचीत भी नहीं हो रही है। आप देखेंगे गोरेनाथ जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, फूलचंद जी के पास में जाना चाहूंगा। फूलचंद जी, वक्त ज्यादा नहीं है लेकिन किसान को बड़ी उम्मीद है। पिछले दिनों जो कुछ अनाउंसमेंट्स रहे हैं, क्योंकि देखिए बजट पे हम डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, मीडिया की सुर्खियों में होता है, हर आदमी जानना चाहता है कि बजट में मिला कि अपने अपने अंदाज से उसका ऑपरेशन भी होता है कि इस बजट में ये मिला, इसमें ये मिला, लेकिन बजट को मायने नहीं रखते। अगर गवर्नमेंट को अनाउंसमेंट करती है तो अवसर तलाशते हैं आजकल, बजट नहीं। पहले होता था कि बजट का मतलब बजट में खासकर इकोनॉमिक कुछ स्टेप्स जो होते थे वो केवल उसी वक्त उठाए जाते थे कि कितनी राहत मिली, कब क्या हुआ, लेकिन आजकल तो कुछ नहीं, अवसर तलाशे जाते हैं कि हाँ इस क्षेत्र में फाइनेंस मिनिस्टर गए या मुख्यमंत्री गए या प्रधानमंत्री गए तो चलिए बजट अनाउंस, उसी दौरान कोई भी ऐसी कोई बड़ी घोषणा कर दी जाएगी, किसी का कर्ज माफ होगा, किसी को स्कॉलरशिप मिलेगी, किसी का इतने रुपए किलो में गेहूं मिल जाएगा। ये वो चीजें हैं जो बजट में अनाउंसमेंट होनी चाहिए लेकिन नहीं, कभी भी की जा सकती। इस वजह से बजट अपना महत्व भी खोता जा रहा है। देखो, हिंदुस्तान का किसान वो किसान है, जब एक बार यहां अन्न की कमी आई थी, लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय किसान जय जवान, और यहां अमेरिका को चैलेंज कर दिया था, यहां अन्न के इतने भंडार बढ़ दिए कि आज अन्न की कमी हिंदुस्तान में नहीं है। उस चीज की गलती का खाजमा आज तक किसान भुगतना आ रहा है। क्यों? कि किसान ने जो राष्ट्र ने मांगा वो दिया। दाल की कमी होते ही दाल की रेटें बढ़ी। इन्होंने क्या किया कि 4 साल पहले जैसे ही मोदी जी आए, अभी दाल की चर्चा चल रही थी, मोदी जी ने विदेशों में जाके गारंटी दी कि मैं आपकी मूंग को खरीदूंगा 8,000 रुपए
क्विंटल। अब वो 8,000 रुपए क्विंटल वाली दाल यहाँ के 150 रुपए में बिकेगी, और मेरे किसान को 100% खरीद के गारंटी नहीं दी। मेरे मूंग को 1 किलो आज ही की रिपोर्ट बिजनेस, आप तो भाई साहब मैं ये कह रहा हूं, आज ही बिजनेस रिपोर्ट पढ़ लें, आज ही की बिजनेस रिपोर्ट पढ़ लें। अगर चेन्नई में अपने दाल निर्यात आयात हो रही है उसको रोक दिया जाए तो मेरे किसान को दाल के अच्छे दाम मिल सकते हैं, क्योंकि मैं तथ्यात्मक बात करता हूं, किसान का बेटा हूं। ये सोच रहे होंगे मैं सिर पे सापा नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि हमारा सापा स्वाभिमान का होता था। अरे इन सरकारों ने, इनकी नीतियों ने हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है, हमारे सापे को गिरवे रख रखा है। हर किसान का बैंक या साहूकार के मेरी जमीन गिरवे है जब से मैंने छापा छोड़ रखा है। पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करूंगा। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं इस सरकार को, पूर्ववर्ती सरकारों को 2007 की स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट ईमानदारी से लागू कर दें और अपने आत्मा से उस चीज को खरीद के गारंटी दे दे। किसान को आपके दातारी नहीं चाहिए, कर्ज मुक्त वो अपने आप होना जानता है। जब राष्ट्र को पालना जानता है तो कर्ज मुक्त भी होना चाहता है, पर उसकी मेहनत का उसको वाजिब दाम देना सीख जाए। जय हिंद। ये बात सही है। कुछ लोग कर्ज माफी की मांग करते हैं, कुछ कहते हैं कि हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए, हमें ये बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन वो बेनिफिट्स आएंगे कहां से? सबसे बड़ी बात यह है। चलिए मैं एक दौर की चर्चा और लेकर के जाऊंगा। मैं विदुषी के पास जाना चाहूंगा। विदुषी, चर्चाएं होती है, यूथ उम्मीद कैसे कर रहा है अभी गवर्नमेंट से कि हाँ होना क्या चाहिए? सर यूथ की 2-3 चीजें मैं बोलना चाहूंगी। एक तो सर मैंने जो एजुकेशन लोन्स वाली बात बोली थी पहले, चीप रेट्स पे एजुकेशन लोन्स मिलेंगे तो हम हायर एजुकेशन इजीली कर पाएंगे। हमारे जो इतना पैसा लगता है हमारे माँ बाप भी शायद अफोर्ड नहीं कर पाए। मतलब काफी लोग हायर एजुकेशन इसीलिए नहीं ले पाते क्योंकि उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता है कि वो दे पाए इतना फीस। तो या तो वो कम करें हायर एजुकेशन की जो रेट्स है इनका, ताकि जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं वो भी पढ़ सकें ज्यादातर। सर दूसरा मैं ये बात भी बोलना चाहूंगी, जो सैलरीड लोग हैं, अभी हम जॉब करेंगे, सैलरीज हमें मिलेगी, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हमारे लिए अभी 2.5 लाख की लिमिट है। अगर गवर्नमेंट उसको बढ़ाए तो हमें टैक्स में थोड़ा रिलीफ मिलेगा, जो शॉर्ट टर्म रिलीफ आप बोल रहे हैं। और सर अभी पैनल पे मैं ही एक लड़की हूँ तो मैं विमेन के हिसाब से भी मैं कुछ बोलना चाहूंगी। एक तो सर बहुत बड़ी अभी जो हमारे लिए समस्या बनी हुई है वो विमेन सेफ्टी है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे योजनाएं तो आप ला रहे हैं, पर आप सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं? हमारी गवर्नमेंट क्या प्लान्स इंट्रोड्यूस कर रही है? क्योंकि विमेन सेफ्टी अभी बहुत ही बड़ा इशू है आज के टाइम में, जहाँ पे हर बार कहा जाता है, हर बार ये कहा जाता है कि विमेन सेफ्टी को लेकर के इतना फंड एलोकेट किया जा रहा है, तो अभी वो नाकाफी है, ये माना जाए कि अभी उसका असर नहीं दिख रहा? सर असर कैसे दिख रहा है? अगर रोज ही इतने तादाद में आप देखें, आप कोई भी पेपर खोल लीजिए, रेप्स के इतने केसेस होते हैं, विमेन के अगेंस्ट इतने क्राइम्स होते हैं, काफी तो रिपोर्ट भी नहीं हो पाते सर। और आप मानेंगे नहीं पर विमेन सेफ्टी अगर आप मतलब 2019 चल रहा है, विमेन इक्वालिटी की बात हो रही है, मी टू मूवमेंट जैसे चीजें चल रही है, अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में काफी रफ्तार पकड़ रही है चीजें, तो आप उसमें फिर आप विमेन के लिए क्या कर रहे हैं बजट में? उस पर ध्यान रहेगा, उस पर एक ध्यान चर्चा का विषय है ये भी कि वही सर अभी तक आया नहीं, किसी ने बोला नहीं उसके लिए, तो मैं चाहूंगी। चलिए श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, चर्चाओं में क्या निकल करके आ रहा है? क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं और लोगों के बीच बैठते हैं, किस तरह की उम्मीद करते हैं अभी और पिछले बजटों से कितना भरोसा कर रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि चुनावी बजट है, चुनाव को देख के बनाया जा रहा है, ये निश्चित कहा जा सकता है कि किसान, युवा और व्यापारी वर्ग को किस प्रकार से उन्होंने जीएसटी में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा लाभ देने का प्रयास किया। जीएसटी संसाधन हमारे पास पर्याप्त नहीं थे, नोटबंदी के तत्काल लागू कर दी, इसका प्रभाव विपरीत पड़ा और छोटे उद्योग धंधे जो बर्बाद हो गए, आपके सामने देखिएगा, बेरोजगारी की स्थिति बढ़ गई। आज बेरोजगारी हमारे यहाँ बढ़ी है, घटी नहीं है। राजस्थान में तो 15% बेरोजगार हो गए। तो ऐसी स्थिति में, आज की स्थिति में कहा जा सकता है कि चाहे भले पीएम कुछ भी कहे, 50 करोड़ का प्रावधान करते हो, 5 लाख का आयुर्वेद का बीमा
रोगों का इलाज के लिए आप कहते हो लोगों को, आखिर आयुष्मान भारत को कैसे सफल बनाओगे? बिना बजट की योजना की घोषणा करके आप वाहवाही तो लूट सकते हो, आम लोगों का मन नहीं लूट सकते हो। इसलिए मन को आपको अगर लूटना है, भरोसा जीतना है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि किसान को आप किस प्रकार से, जो कि आप कह रहे थे कि 1.5 गुना समर्थन मूल्य का देंगे, लेकिन देते नहीं है। केवल घोषणा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार मिले नहीं। युवा आज खड़ा है सामने। ये देश ऐसा है जिसके पास सबसे रोजगार पाने के लिए युवा खड़ा है, रोजगार नहीं दे पा रहे। आने वाले समय में देखिएगा वो क्रांति पैदा होगी जो कि आप तो देखिए आज तो आपको दिख रहा है, लेकिन लूट खसोट की स्थिति पैदा हो जाएगी जब रोजगार नहीं दोगे युवा तो आखिर करेगा। ऐसा कई मुल्कों में देखा भी गया है कि रोटी छीनी जाती रही है। युवा करेगा क्या? युवा को रोजगार देने की बात अगर नहीं करेंगे तो आने वाला समय संकट पैदा करेगा देश के ऊपर, और ये संकट कोई संभाल नहीं पाएगा। ये सरकारें अपने लिए या अपने वोटों के खातिर जो बजट का उपयोग करती है वो किसी भी कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। अजय जी, आपके पास आऊंगा मैं। एफडीआई का जिक्र और 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया था गवर्नमेंट ने पहले ही बजट में। उसमें यह कहा गया था कि इनोवेटिव वर्क प्लस रोजगार जो के लिए जो सृजन करेंगे उन लोगों के लिए कुछ फंड होगा। वास्तव में इससे कुछ बढ़ावा मिला लोगों को? योगेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन लोगों ने उस समय स्टार्टअप के लिए दिया था और साथ ही साथ में एक बहुत अच्छी स्किल डेवलपमेंट योजनाएं वगैरह सब चालू करी थी। उसके लिए 12,000 करोड़ का फंड भी रखा गया था। जो स्किल डेवलपमेंट में अगर कोई स्किल हो भी गया तो उसके लिए कोई रोजगार ही नहीं है। अगर स्किल किया है किसी चीज की, उसको अपन ने शिक्षा दी है, तो उसके लिए कहीं रोजगार का सृजन नहीं किया गया। हर जगह अपन ने सेंटर्स बना दिया, सेंटर्स पे बजट खर्च कर दिया, पर कहीं ना तो वो स्किल ढंग से हो पाया ना उनको रोजगार। स्टार्टअप्स के लिए शुरुआती दौर के अंदर एक बहुत अच्छा सा दिया था कि नए नए स्टार्टअप्स आएंगे, पर अगर आप देखा जाए तो आज के टाइम में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बबल बस्ट हुआ है। कोई भी स्टार्टअप दिखने हुए जितनी तेजी से स्टार्ट हो तो उससे ज्यादा तेजी से वो खत्म हो चुका है। तो आज की तारीख में मैं ये कहूँगा कि जो भी उन्होंने स्टार्टअप वगैरह सारी चीजें किया थोड़ी तौर के ऊपर हमारा जरूरत है कि हम लोग छोटे तौर के ऊपर जैसे इंजेक्शन लेना या ग्लूकोज लेना वो हमारे पास भारी बहुमत, बहुत लंबे टाइम बाद किसी एक पार्टी को इतना बहुमत देके जिताया था, तो उनसे उम्मीदें तो बहुत ज्यादा थी। ठीक है, रही बात आपने जो कहा, मैं आपको उन उम्मीदों की बात में एक दो चीजें और मुझे अभी याद आ रहा है। एक बहुत ही जबरदस्त, हमने इस पे घंटों टीवी पे और बड़े बड़े आर्टिकल चलते थे, ये स्मार्ट सिटी वो अचानक से वो लुप्त हुआ जा रहा है। स्मार्ट सिटी का अभी कोई नाम नहीं ले रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम लोग राफेल की नया बात हमने सुन लिया, लेकिन स्मार्ट सिटी जो हम लेके आए थे वो कहां स्मार्ट बना? जयपुर स्मार्ट बना, अजमेर बना, उदयपुर बना कि नहीं बना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो वो जो क्या होती है, योजनाएं बनती है, योजनाओं को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्किल इंडिया बहुत अच्छा था, लेकिन स्किल इंडिया पे एक दूसरे न्यूज चैनल ने अभी कुछ दिन पहले दिल्ली की रिपोर्ट दिखाई, जो स्किल इंडिया के सेंटर चला रहे थे वो खुद बेरोजगार हो गए। आपने खुद बेरोजगार हो गए, ये 10 दिन की पहले की रिपोर्ट में बता रहा हूं आपको। दूसरे न्यूज चैनल ने एक रिपोर्ट की है दिल्ली की, कम से कम 30-40 रिपोर्ट की। मैं बता रहा हूं मुद्रा लोन में भी कुछ नहीं हुआ। मैं बता रहा हूं कि बैंकिंग स्थिति जो फाइनेंशियल है उनके बहुत ज्यादा कुछ उसमें है नहीं। ठीक है, इसी का कारण रहा कि उर्जित पटेल जी गए, जैसे कि न्यूज आते रहता है कि इसी की वजह से उनको जाना पड़ा, उसको लिक्विडिटी को उन्होंने रोक रखी थी। ठीक है, क्योंकि बैंक को भी बचाना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जो भी अभी किया इन्होंने, जो मुद्रा लोन का किया इन्होंने, स्टार्टअप और स्किल का हुआ, उन सब चीजों के एक्चुअल ये ग्राउंड लेवल पे उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। स्मार्ट सिटी के लिए किया अच्छा था, स्मार्ट सिटी करते
लेकिन कुछ कर नहीं पाए, कुछ जान नहीं डाल पाए, ना तो रियलिटी सेक्टर में। रियलिटी सेक्टर एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है जहां से रोजगार आते हैं। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। उन सभी को, जैसे इन्होंने कहा कि ग्लूकोज, वो सब आईसीयू में पड़े हैं, उनको उठाने की जरूरत है जिससे कि कुछ रोजगार पैदा हो और कुछ लोग कर पाए। और एक चीज मैं और बोलता हूं, आपने शिक्षा की बात की और एजुकेशन लोन की उन्होंने बात की। स्थिति यह है कि जिन लोगों को एजुकेशन लोन मिला है वो बेचारे बेरोजगारी की वजह से वो चुका नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बता वो विदुषी के सामने भी यही समस्या, वो जो कह रहे हैं कि आम जो चर्चा होती है हमारे सामने। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, अभी जो आयुष्मान भारत योजना की बात चल रही है, मैं बता रहा हूं, भले आप इंश्योरेंस दे देंगे, इलाज तो डॉक्टर करेगा ना, हॉस्पिटल करेगा। ये हम क्यों भूल जाते हैं? इंश्योरेंस कर दिया, हर चीज की बीमारी का इलाज है, इंश्योरेंस कर दिया। कभी इंश्योरेंस का क्लेम कीजिएगा, आधे 90% देश के लोग क्लेम ही नहीं ले पाएंगे। मैं बता रहा हूं, इतनी जटिल प्रक्रिया होती है उनकी। मैं आपको बता दूं कि इलाज कौन करेगा? इलाज तो डॉक्टर करेगा, हॉस्पिटल करेगा। ये इलाज रोजगारी का हम इंश्योरेंस देंगे। अब इंश्योरेंस देंगे, इलाज कराने तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना तो डॉक्टर है उतने, ना हॉस्पिटलों की स्थिति जाके देखिए आप। तो इस वजह से सभी चीजों को देखने की जरूरत है और ये चीजें हैं, ये चीजें दे रही हैं तो इसको गंभीरता से स्क्रूटनी करने की जरूरत है। अभी जो ये बेरोजगारी भत्ता देने और न्यूनतम आय की बात हुई थी, इस पे भी कई साल पैसा कहां से आएगा? हम इसका पैसा बंद कर देंगे और इधर दे देंगे। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कोई चीज कहें इसका पैसा, ये 2 योजना बंद करके 2 योजना चालू कर देंगे और महत्वपूर्ण योजना है वो महत्वपूर्ण योजना है, किसानों की योजना। गोरेराज जी, मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि समय हमारे पास में कम है और अभी मुझे 3 अतिथियों को लेना। बहुत ही अच्छी बात आप कह रहे हो, एक तार्किक और तर्कसंगत आपने बात कही है। मैं फूलचंद जी के पास एक बार फिर आना चाहूंगा। फूलचंद जी, इंश्योरेंस, उसकी लिमिट और किसानों को इंश्योरेंस ताकि रिस्क कवर कर सकें, ये बड़े अनाउंसमेंट केवल एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, लंबे समय से मैं सुनता आ रहा हूं। इसका फायदा मिल पा रहा है कुछ? हाँ, मिला है ना। हमारे खातों में से सीधा पैसा कट जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा हमें ये मिला। हमें ये पता नहीं चलता कि हमारा पैसा किस इंश्योरेंस कंपनी ने काटा, किसके पास गया और मैं कहां क्लेम करने जाऊं। आज तो बैंक काटते जब लोन दे नहीं, उस बैंक ने भी आज तक मेरे को ये नहीं बताया। एक बार नहीं, आई साल हर 6 महीने में मेरा इंश्योरेंस का पैसा काट लिया था। पूछा जाता है कभी? मैं बार बार पूछता हूं कि भाई अब की बार आपका मापदंड में खड़े नहीं उतरे इसलिए आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो इंश्योरेंस की शर्तें क्या है जिससे किसान उन मापदंडों को कैसे पूरा करे, उनसे क्लेम कैसे ले पाए, इसका पता मेरे किसान को। और मैं इसको खोज खोज के 4 साल ढूंढ के परेशान हो गया कि मैं उन मापदंडों को आज तक ढूंढ नहीं पाया। चलिए सीताराम जी, आखिरी सवाल एक आपसे और पंकज जी से होगा मेरा। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसी पॉलिसीज है जिस पे भरोसा किया जा सके, पार्टी लाइन से ऊपर हो? नहीं, मैंने तो ऐसी पॉलिसी आज तक देखी नहीं जिनके ऊपर भरोसा किया जा सके। जो भी इन्होंने स्कीमें निकाली जरूर है लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। जीएसटी ने बर्बाद कर दिया, नोटबंदी ने बर्बाद कर दिया, स्वच्छ भारत जो है वो इंप्लीमेंट हो रहा है लेकिन वो उस हिसाब से नहीं हो पाया जिस हिसाब से उसको होना चाहिए था। इंडस्ट्रीज, ट्रेड सारी खत्म हो चुकी। बेरोजगार आज 15% जैसे राजस्थान के अंदर बता रहे हैं, तो पूरे भारत में बेरोजगार की स्थिति बहुत ज्यादा भयंकर स्थिति में है। रही सवाल, आप मन की बात कह रहे हैं, मन की बात तो घर में कहो, यहां तो आप देश की बात करो। मन की बात से पेट नहीं भरता हमारे किसान का, हमारे युवा का, हमारे व्यापारी का। मन की बात से पेट नहीं भरता। और जो बोलना है वो ही बोलो जो कर सकते हो। बोलना ज्यादा और करना कुछ नहीं, इस भावना को छोड़ना पड़ेगा। नहीं, ये 125 करोड़ का देश है, 2019 आपके सामने है, कितने ही बजट दे दीजिए, काम करने से काम होगा, ऐसे नहीं होगा। आज सारे बैंक डूब चुके हैं, व्यापारी सारे डूब चुके हैं, किसान सारा डूब चुका है, युवा सारा डूब चुका है। और सही कहा इन्होंने कि आने वाले टाइम पे कहीं ऐसा नहीं हो कि लूट खसोट मच जाए और ये होगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। चलिए पंकज जोशी जी के पास में एक बार फिर जाना चाहूंगा। पंकज जी, यहां जो सवाल निकल करके आ रहा है, यूपीए गवर्नमेंट माफ करेगा, इंडिया गवर्नमेंट के सामने जो चुनौती है वो ये है, बजट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों को भरोसा दिलाना, वो कहीं टूटता दिखता है। देखिए, मैं कह रहा हूं योगेंद्र जी, 2 चीज बड़ी साफ साफ से थी। पहली बात आपने कहा कि जो है गौरव जी ने कहा कि जो है कि हमारी जो है आय कम होती गई। मैं गौरव जी को आज इस चैनल से कहना चाहता हूं कि गौरव जी, यदि आप और अपने फैमिली की जो है, आप मुझे रिटर्न बता दीजिए कि आपने इस रिटर्न में जो है अपना प्रॉफिट कम कर लिया और टैक्सेस कम कर लिया। लगातार जो है सरकार जो है आंकड़े दे रही है, जिनके पास पैसा आ रहा है वो आंकड़े दे रही है कि टैक्सेस बढ़ रहे हैं, लोग टैक्सेस दे रहे हैं। कहां से आ रहे हैं भाई? टैक्स पेयर्स बढ़ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं भाई? ये कोई विदेश से आ रहे हैं? पहली बात, इन्होंने कहा 1 रुपया एफडीआई में नहीं आया,
तो विदेशी मुद्रा भंडार कौन आ गया साहब? क्या डोनेशन दे गया क्या कोई यहाँ पे आकर के? किसी आदमी से ऋण ले लिया क्या भाई बहुत बड़ा एफडीआई का? आपका विदेशी भंडार क्यों बढ़ गया इतना, जो आप सबसे ज्यादा सर्वाधिक है, ये जो है जो सब लोग चला रहे हैं कि सर्वाधिक विदेशी भंडार है? पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कहा लोन की बात की कि जो सरकार की जो एजुकेशन पॉलिसीज है, मैं कह रहा हूं कि आज तक जो है कहीं हिस्ट्री की क्लासेस लगती हुई देखिए क्या? कोचिंग चल रही है क्या? हिस्ट्री की कोचिंग चल रही है क्या? ज्योग्राफी की कोचिंग चल रही है क्या? कहीं जो है इस देश के बारे में अदर कोई जो है डिफेंस की कोचिंग चल रही है क्या? खाली कोचिंग चल रही है तो 3 कोचिंग चल रही है, जिसको सरकार ने कहा कि ये जो है शिक्षा का पैटर्न बदलना चाहिए, जिसको लगातार हम लोग लेकर के आए, एक प्रेशर लेकर के आए युवाओं के ऊपर, उस प्रेशर को लगातार कम किया गया। आपने कहा हर एक को पास कर दीजिए, इस पॉलिसी को हमने किया कि भाई जो लोग जो चीज कर सकते हैं वही करिए, हर एक को पास करके आप एक तरह जो है उसमें मत डालिए, उसको मत करिए। दूसरी बात कह रहा हूं मैं, बहुत सारी चीजें हैं। आपने कहा खेल के लिए, मैं कह रहा हूं आप ज्यादा दूर मत जाइए, यहां से मुश्किल से 500 मीटर चले जाइए और एसएमएस स्टेडियम के 5 साल पहले के हालत देख लीजिए, 5 साल बाद की हालत देख लीजिए। क्या पूरे के पूरे ट्रैक के ऊपर 2 किलोमीटर से ज्यादा के ट्रैक के ऊपर क्या सिंथेटिक ट्रैक है कि नहीं है? क्या बेसिकली जो है दौड़ने वालों के लिए सिंथेटिक ट्रैक है कि नहीं है? क्या बॉक्सर के लिए जो है उसकी जगह बनाई कि नहीं बनाई? क्या टेनिस खेलने वाले के लिए टेनिस बनाया कि नहीं बनाया गया? क्या बेसिकली जो है क्रिकेट वालों के लिए जगह बनाई कि नहीं? पंकज जी, भरोसा क्यों टूट रहा है? भरोसा इसलिए टूट रहा है कि हम खाली एक चीज है कि हम हर एक चीज को जो है नकारात्मक दृष्टि से देखना चाहते हैं और हम नकारात्मकता की बातें करना चाहते हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं आप नकारात्मक आप बात करिए ना। और दूसरी बात कर रहा हूं आपको कि अभी कहा पोर्टल का, मैं कह रहा हूं कि आज सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर यदि आज कोई टैक्स पोर्टल होगा तो मेरे ख्याल में भारत का टैक्स पेयर पोर्टल होगा, जिसके अंदर सर्वाधिक रूप से काम कर रहा है। और एक चीज मैं और भी आ रहा हूं लगातार, आप दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं वहीं आ रहा हूं। अभी किसानों की बात की गई, मैं कह रहा हूं कि जो 35 रुपए किलो के ऊपर एमएसपी प्राइसेस थे, आज 55 रुपए 52 रुपए किलो पे आ गए। 30 आ रहे हो ना, 31 दिसंबर तक सरकार का रिजल्ट कब आ गया था? 11 तारीख को रिजल्ट आ गए थे, सरकार 17 तारीख को आ गई थी, 31 दिसंबर तक सरकार के पास टाइम था। सरकार ने बाकी चीजें तो कर दी कि साहब हम 10 दिन के अंदर लोन माफ कर देंगे। 31 तारीख तक क्या मूंग की खरीद नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं करी भाई आपने? क्या लोग मूंग की खरीद करने के लिए किसान नहीं आया जयपुर तक? और आपने बाद में जब आया तो आपने एक पत्र लिख दिया कि जो है उठा करके केंद्र को कि साहब हमें जो है डेट बढ़ाने की जो है बढ़ाई जाए इसकी, और हमें जो है इसके लिए बजट मुहैया किया जाए। अरे भाई आप अपनी चीज को तो देखिए भाई, जितनी चीजें हैं हमारे पास, जो चीजें हैं उनको तो पूरा कर लें। और मैं एक एक चीज पर आता हूं, है ना, और आप बता रहा हूं, मैं रोकना चाहूं पंकज जी समय कम है हमारे पास में, मैं रोकना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के जो डिबेट हमारी हुई उसमें निकल करके आ रहा है कि सबसे बड़ी जरूरत सरकार को आमजन को भरोसा दिलाना है। चीजें आई होंगी, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सरलीकरण के नाम पे जो उलझन दिख रही है और लोगों को लगता है कि वो जीएसटी हो चाहे नोटबंदी, जिसकी वजह से उनके आर्थिक जो मंदी का दौर उनको झेलना पड़ा, उसकी वजह से काफी परेशानी हुई है। ये बात सही है कि रोजगार एक बड़ी चुनौती है, उसकी तस्वीर कैसे साफ होगी ये देखने वाली बात होगी। मुद्दे बहुत सारे हैं, चर्चा बहुत सारी हो सकती है, लेकिन समय का अभाव है, इस वजह से हम यहां रोकेंगे। और मोदी साहब के बजट जो अब तक के रहे उनको लेकर के जो हमने चर्चा की उसको यहीं पे विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।